बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव शरिया, जिसको दूसरे वर्ड के अंदर हम मकासद अल शरिया कहते हैं। अब अगर इस वर्ड को देखा जाए तो दो वर्ड्स हैं इसमें। फर्स्ट वर्ड इज़ द मकासद एंड सेकंड वन इज़ द शरिया। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को इसको समझें, ये होता क्या है। तो देखें, पहला लफ्ज़ है मकासद। मकासद की अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ये वर्ड मकसद से निकला। मकसद इंग्लिश में जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, टारगेट कह सकते हैं, प्लानिंग कह सकते हैं, और इसी तरह हम इसको अपना मकसद लाया अमल कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट वर्ड हो गया मकासद। सेकंड वर्ड है शरिया। शरिया की अगर मीनिंग देखें तो ये अरबिक वर्ड है जो शारा से निकला है। शारा में सड़क से निकला है। सड़क मीन रास्ता। तो शरिया का मतलब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, रास्ता, वो रास्ता जो इस्लाम ने, जो अल्लाह ताला ने वसल्लम के ज़रिए से हमें बताया, सीधा रास्ता जिसको हम कह सकते हैं। तो मकासदुल शरिया का मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों लफ्ज़ को कंबाइन करते हैं तो जिसको हम सिंपल वर्ड में ऑब्जेक्टिव शरिया भी कहते हैं। तो मकासदुल शरिया का मतलब शरिया हम इस्लामिक लॉ को भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो अल्लाह ताला ने इस्लामिक लॉज हमारे पास भेजे हैं, तो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों वो लॉज हमारे पास आए हैं, तो वो बेसिकली आज हमने डिस्कस करने। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ शरिया में देखें तो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ शरिया कहीं पे एक जगह पे डिफाइन नहीं है। वरना अगर आप कुरान और सुन्नत को पढ़ेंगे तो ये नहीं हो सकता जस्ट लाइक कि मतलब आपको कहीं पे भी ऐसा कोई सोर्स नहीं मिलेगा कि एक रुकू या एक आयत या एक सूरत ऐसी हो जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव ऑफ शरिया बताए गए हों, या हुज़ूर सल्लम की कोई एक हदीस हो जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्टिव ऑफ शरिया बताए गए हों। तो ऐसा नहीं है। तो टाइम टू टाइम कुरान के अंदर और हुज़ूर सल्लम ने अपने अमल से और अपने कौल से हमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बताए हैं। तो हमारे जो सीनियर्स गुजरे हैं, ठीक है, जिन्होंने फिक पे काम किया, तो उन्होंने केयरफुली रीडिंग करके कुरान और सुन्नत से तो जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शरिया थे वो हमें डिफाइन करके दिए। तो रीडिंग करते हैं, कहता है केयरफुली रीडिंग ऑफ द कुरान एंड सुन्ना reveals that in general they have emphasized a certain basic objective। अब certain objective की कुरान और सुन्नत ने कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द शरिया, अब प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो यही है कि अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि जी मैंने अंबिया को किस लिए भेजा है कि वो लोगों के दरमियान अच्छाई फैलाए और बुराई से रोके। ए प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ द एवल एंड करप्शन, creation and maintenance of the balance and equilibrium in human nature, interhuman relationship, humans, societies and the environment। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अब आगे चलते हैं तो कहते हैं देयर आर आल्सो द हायर पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एवरी कमांड एंड प्रोविजन इन द कुरान एंड सुन्ना, कि कुरान और सुन्नत के अंदर जो भी हमें बताया गया है, जो भी अहकाम दिए हैं, उनका कोई ना कोई इंसानों के लिए बेनिफिट है उसका। मसलन आपको सिंपल से एग्जांपल देते हैं कि देखें, हमें सिंपल एक चीज़ बताई गई है कि हमारे मज़हब ने तो यहाँ तक हमें बताया कि हमने खाना किस तरह, पहनना किस तरह है, और एक छोटे से छोटे एलिमेंट से लेके लाइफ से बड़े एलिमेंट तक हमें बताया गया कि हमने किस किस तरह अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। और हर एक्टिविटी के कोई ना कोई बेनिफिट्स हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना। मसलन सिंपल हम नमाज की बात करते हैं तो नमाज हमें क्या सिखाती है, सबसे पहले तो नमाज हमें पाकीज़गी सिखाती है। सेकंड, हमें टाइम की पाबंदी सिखाती है, ठीक है, हमें ऊंच नीच के फ़र्क ख़त्म करना सिखाती है। इसी तरह रोज़े का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, एक तो जो इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी है उसके लिए ज़रूरी है। दूसरा, एक एहसास पैदा करने के लिए रोज़ा रखाया जाता है कि आपको पता चले कि जिन लोगों को खाना नहीं मिलता वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जितनी भी कमांड्स हमें मिलती हैं कुरान और सुन्नत से, उसके बैक एंड पे कोई ना कोई एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और अंबिया को भेजने, जितने भी अंबिया अल्लाह ताला ने भेजे हैं उनको भेजने के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जिस तरह दिस जनरली इंक्लूड द एजुकेशन ऑफ मैनकाइंड, कि अल्लाह ताला ने जब भी किसी नबी को भेजा तो लोगों की एजुकेशन के लिए भेजा एंड जस्टिस के लिए भेजा, और सेफ गार्ड द पीपल इंटरेस्ट मसला इन दिस वर्ड एंड द हेयर आफ्टर। इन दिस वर्ड से मुराद इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर उनके लोगों की अच्छाई के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचे, इसके लिए अंबिया को भेजा जाता है। तो आगे रीड आउट कर देखते हैं।
तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ शरिया, तो देखिए हमारा जो मज़हब जिसको हम इस्लाम कहते हैं वो स्टार्ट ही कहाँ से हुआ, वो तो स्टार्ट ही किससे हुआ, इकरा से। ठीक है, आप देखें कि जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने सबसे पहला क्या क्वेश्चन किया, पढ़ इकरा, क्या पढ़। तो हमारा मज़हब तो स्टार्ट ही इकरा, इकरा से मुराद क्या है, एजुकेशन, रीडिंग की तरफ गए हैं। ठीक है, रीड, कहता है बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु हैज क्रिएटेड। तो ये सूरत मेंशन किया हुआ है। तो इकरा, हम इकरा क्यों ये आयत यहाँ पर मेंशन की है, सिर्फ इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि हमारा मज़हब जो है वो हमारी जो शरीयत है वो स्टार्ट ही रीड से हुई है, स्टार्ट ही एजुकेशन से हुई है। तो आगे एजुकेशन ऑफ मैनकाइंड से मतलब क्या है, तो कहते हैं कि जी जितने भी अंबिया भेजे तो उसमें सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो ऑब्जेक्टिव जो था एजुकेशन ऑफ मैनकाइंड है। अब एजुकेशन ऑफ मैनकाइंड में क्या क्या चीज़ आती है, कहता है वन ऑफ द मेन पर्पस बिहाइंड स्पेंडिंग प्रॉफिट्स इज टू एजुकेट मैनकाइंड इन द प्रॉफिट वर्थ द सेंट। कहता है अब वो क्या क्या है, वो कहता है टू एंजॉय द राइट and forbid wrong, to release mankind from the shackles of the superstition beliefs. Islam, by inspiring a believers with faith, educates and reforms his character and personality. Acts of devotion are part of the Islamic educational program which are designed to educate the believers. अब वो जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि नमाज किस लिए इबादत है, किस लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो उसका जो बेसिक पर्पस था वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर टाइम की पाबंदी करना। उसके बाद एजुकेशन ऑफ मैनकाइंड में कहता है दे आर एम्ड एट प्योरीफाइंग द सोल, माइंड एंड बॉडी फ्रॉम द करप्शन, सेल्फिशनेस एंड इन द मटेरियल परस्यूट। कहता है प्रेयर फॉर द इंस्टेंस डिसिप्लिन मैन, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। इट टीच क्लीनलीनेस, पंक्चुअलिटी, unity, obedience and solidity. Similar all other devotional acts like fasting, zakat, hajj, तो वो आपको सेक्रीफाइस करना सिखाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं, प्योरिटी सिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आ जाता है दैट इज कॉल्ड जस्टिस। तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में क्या फरमाते हैं, अल्लाह लव्स दोज हु एक्ट जस्टली। तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अल्लाह ताला पसंद उनको करते हैं जो जस्टिस करते हैं, जो इंसाफ करते हैं, जो अदल करते हैं। अब जस्टिस के मीनिंग क्या है, जस्टिस वर्ड देखा जाए तो ये अरबी का वर्ड है जिस अदल से निकला हुआ। अदल के मीनिंग क्या होते हैं, द वर्ड अदल एंड इट्स derivatives are mentioned 53 times in the Quran. Adal literally means the placing a thing in its proper and right place. Justice denotes giving a person his right and punishing him for the wrong he has committed. तो ये हमारे हम जनरल भी पढ़ते हैं कि जब परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की जाए तो जिसने अच्छा काम किया उसको भी रिवार्ड मिले और जिसने अच्छा काम नहीं किया उसको भी रिवार्ड मिले। जिसने अच्छा काम किया उसको पॉजिटिव रिवार्ड दें कि वो भी मोटिवेट हो नेक्स्ट टाइम के लिए और उसको देख के दूसरे भी मोटिवेट हो, और जो कोई बुरा काम करे तो उसको सजा मिले कि उसको भी इबरत हो और उस देखने वालों को भी इबरत हो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नेंस, जस्टिस का मतलब क्या, अगर हम प्रैक्टिकल कंपनीज के अंदर देखें, बैंक्स के अंदर देखें, कॉर्पोरेशंस के अंदर देखें, तो कहते हैं एम्प्लॉयज गिवन द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, कि जिसका जो काम हो उसको उसी जगह पे लगाया जाए। जिस तरह ये हमारे यहाँ आजकल सिफारिश कल्चर चलता है कि बंदे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, उसको किसी ऐसी जॉब पे लगा दिया जाता है जिसका वो कैपेबल नहीं है, तो ये अनजस्टिस सिस्टम है। जस्टिस सिस्टम ये है कि जो बंदा जिस चीज़ का जिसके अंदर जो काबिलियत है उसको उस जगह पे लगाया जाए, या जिस पोस्ट के लिए जिस काबिलियत की रिक्वायरमेंट है उस पे उसी की काबिलियत के पर्सन को हायर किया जाए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव शरिया में अगर इसके अलावा चीज़ें देखें तो अदल में कहता है कुरान स्टेट्स दैट अ मेन पर्पस बिहाइंड द स्पेंडिंग द प्रॉफिट इज टू एस्टेब्लिश जस्टिस। तो कुरान क्या कहता है, वी सेंट आवर मैसेंजर्स, ठीक है, एंड रिवील्ड द बुक थ्रू देम सो एज टू एस्टेब्लिश जस्टिस अमंग द पीपल। अब ये कुरान शरीफ की आयत है कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि हमने मैसेंजर्स को, मतलब हमने अंबिया को भेजा ही किस वजह से है कि वो लोगों के दरमियान इंसाफ करें। अब इसके अलावा जो हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो थर्ड पार्ट जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है शरिया के अंदर जो हमें नजर आता है दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट, जिसको हम अरबी में कहते हैं मसलहा। मसला मुसला भी कहते हैं इसको, मसलहा। तो रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट, अब रियलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट से मुराद क्या,
कि लोगों के बेनिफिट इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो कहता है शरिया इंटेंट टू ब्रिंग बेनिफिट्स टू द मैनकाइंड बोथ इन हिज वर्ड एंड इन द हेयर आफ्टर, कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी लोगों को क्या बेनिफिट हो। लोगों के बेनिफिट्स के लिए शरिया ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रखे हैं। उनमें कहते हैं द शरिया बेनिफिट्स preventing the evil and harms are the principal objective of the Sharia. So all its command and unjustification aim at realizing the interest of mankind. All its provision are designed to prevent evil or corruption. अब उसको हम रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट को जब हम बात करते हैं तो इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मुस्लिम ज्यूरिस्ट ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहला जो है असेंशियल है, असेंशियल को हम ज़रूरियात, उसके बाद नेसेसिटीज है और उसके बाद एम्बेलिशमेंट है। तो 1 बाय 1 इनको देखते हैं। सबसे पहले हम असेंशियल को देखते हैं। असेंशियल हमारी वो ज़रूरियात होती हैं कि अगर ये किसी इसको ज़रूरियात या वो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, अगर ये पूरी ना हो किसी एक की भी, तो पूरी उसको उसकी ज़िंदगी तो में तो प्रॉब्लम आते ही आते हैं, बट उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। तो रीडिंग करते हैं। तो कहते हैं essential ज़रूरियात of the fundamental values which are defined as those values the neglect of which leads to total disruption or coherence in the human society। कि टोटल सोसाइटी अगर आप 1% की भी ये निगलेक्ट करेंगे essentials को तो उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे जाएगा। और वो कितने, देयर आर द 5 फंडामेंटल वैल्यूज प्रोटेक्ट बाय द शरिया बाय बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लेवल, कि आप इंडिविजुअल की भी रिक्वायरमेंट वो पूरी करना ज़रूरी है और एज अ होल सोसाइटी भी वो रिक्वायरमेंट पूरा करना ज़रूरी है। अब वो 5 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहला तो हमारे पास दीन आ जाता है, उसके बाद लाइफ, दीन मीन रिलीजन, लाइफ मीन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल है, उसके बाद लिनेज है, उसके बाद प्रॉपर्टी है। तो ये 5 फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं जो हर इंसान की पूरी करना ज़रूरी है। तो अगर आप इनको पूरा नहीं करेंगे तो पूरी सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। तो 1 बाय 1 देखें तो सबसे पहले हमने कहा ऑब्जेक्टिव शरिया के अंदर एसेंशियल में जो 5 थी उनमें सबसे पहला एसेंशियल था प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन बोथ इंडिविजुअल लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। अब प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन क्या बन रहा है, कहता है एट इंडिविजुअल लेवल इट मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन मीन्स टू प्रोटेक्ट द फेथ ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मुस्लिम from negative influence that might cause confusion and undermine his faith। कि हर इंसान का जो भी उसका मज़हब है उसको उस मज़हब के मुताबिक तालीमात परफॉर्म करना, जो है जो तालीमात हैं उनको परफॉर्म करना अपनी इबादत को करने के लिए, ये मुस्लिम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो आज़ादी हो, उसको वो प्रोटेक्शन मिले कि वो जो भी उसकी तालीमात हैं जिस तरह भी वो इबादत करना चाहता है वो कर सके उसको। इसी तरह अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी की बात करें तो उसमें कहते हैं एट कम्युनिटी लेवल, अगर कम्युनिटी लेवल की बात करें कहते हैं इट इज़ टू काउंटर एनी अटेम्प्ट दैट मे अंडरमाइन रिलीजन एंड इट्स फंडामेंटल। जस्ट लाइक जिस तरह हमारे यहाँ हम पाकिस्तान में रहते हैं, मुस्लिम स्टेट है, तो यहाँ पर ख़त्म नबूवत का इशू हर 2 साल बाद 3 साल के बाद इशू शुरू हो जाता है। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके दिल वो हार्ट हो, ठीक है। और ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जहाँ से रिलीजन जो है हमारा आगे पास ऑन हो सके, मतलब टीचिंग स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक लॉज को या इस्लामिक सिस्टम्स को स्टडी करवाया जाए, ठीक है। मेक श्योर द लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ द रिलीजन कंटिन्यूस इनटू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, कि हमारी अगली नस्लों तक जिस तरह 1400-1450 साल में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इबादत, ये मामलात, ये शरीयत हम तक पहुंची है, ये इसी तरह ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस तरह के बंदोबस्त करें कि ये आगे भी ट्रांसफ़र हो सके। तो ये फर्स्ट था। सेकंड हमारे पास हमने कहा था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, सेकंड इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है। तो देखें वो फौजी किस लिए लड़ता है, अगर देखें तो वो इसलिए लड़ता है कि अपनी जान बचाने के लिए। वो याद होगा, आपने एक लतीफ़ा सुना होगा कि रेस हो रही थी, एक पर्सन सबसे आखिर में था और उसके बाद वो जीत जाता है। तो जब वो जीत जाता है तो उससे वो पूछता है कमेंटेटर कि भाई आप सबसे पीछे थे, आप जीते कैसे? तो कहता है आप ये बात छोड़ें, आप मुझे ये बताएं मेरे पीछे कुत्ता किसने लगाया था।
तो इट्स मीन कि जब उसकी लाइफ पे पड़ी तो उसने वो काम जो उससे नहीं हो पा रहा था, जब उसकी लाइफ के ऊपर ये प्रॉब्लम आया तो उसने वो काम कर दिया। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मीन्स द प्रिवेंशन ऑफ एनी हार्म दैट मे लीड टू इट्स डिस्ट्रक्शन। इस्लाम फॉरबिड द टेकिंग ऑफ लाइफ अनलॉफुल। तो इस्लाम क्या कहता है, किसी एक को नाहक मारने का मतलब है पूरी इंसानियत का खून करना। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पे बड़ा ज़्यादा फोकस किया गया है इस्लाम के अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव शरिया में तीसरी चीज़ जो आती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट या माइंड सेट जो है आपका, प्रोटेक्शन उसकी क्या है कि देखिए हमारे यहाँ नौजवान नस्ल होती है, माइंड बड़ा शार्प होता है, बट जब उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, जब उनको उनका हक नहीं मिलेगा तो फिर वो गलत रास्ते पे चल जाते हैं। या जब उन पे फोकस नहीं, पेरेंट्स की तरफ से फोकस नहीं किया जाता या स्टेट की तरफ से फोकस नहीं किया जाता, तो वो जिस काम में लगे होते हैं वो उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। कहते हैं इट मीन्स द प्रिवेंशन ऑफ ऑल नेगेटिव एंड प्रिजर्व इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सनस माइंड दैट लीड टू करप्ट एंड प्रिवेंट ह्यूमन बिहेवियर। अचीव दिस टू कंजम्पशन ऑफ द अल्कोहल। मतलब हमारे यहाँ ये जो अब तो रिपोर्ट्स आती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल यंग जनरेशन के अंदर एक वो एलिमेंट था जिसको आई थिंक सो सिंपल शीशा कहते थे, तो फिर गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगाई। तो उसकी रीज़न ही क्या थी कि हमारी नौजवान नस्ल उस साइड पे लग रही थी, और वो उसका बेसिक प्रॉब्लम क्या था, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड के जो सेल्स हैं उसको वो डल करना शुरू कर देती थी, वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती थी। तो आपका माइंड प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता था। तो उस वजह से जो है गवर्नमेंट ने जो है उस पर पाबंदी लगाई। तो ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं कि इंटेलेक्चुअल, फिर इंटेलेक्चुअल को अगर आप जॉब नहीं मिलती तो वो अपने कंट्री को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो इसकी भी प्रोटेक्शन जो करना है ना, वो भी शरीयत ने का स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एज अ होल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं उनको वहीं पे उनका हक मिले, और उनको मतलब डेविएट ना किया जाए। उनको इस तरह के सिस्टम बनाए जाएं जहाँ पर वो फैसिलिटेट हो सके। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये सब आप बच्चों को देख के ये बनाया गया ऑब्जेक्टिव कि प्रोटेक्शन ऑफ लेंजीनेस। प्रोटेक्शन ऑफ लेंजीनेस का मतलब ये है कि बच्चों की जल्दियाँ शादियाँ होनी चाहिए। कहता है इट मीन्स द प्रिवेंशन ऑफ ऑल मीन्स दैट स्टॉप्स प्रोक्रेशन सच एज द celibacy, adultery, homosexuality and abortion। ठीक है, it is through marriage and institution of the family that lineage procreation are protected। तो जल्दी देखें हमारे यहाँ जितनी बुराइयां इस टाइम देखें, आप सारे यंग हैं आजकल न्यूज़ में सुनते हैं बच्चों के साथ ज्यादती या ये जो बाकी इवेंट्स हो रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि हमारे यहाँ शादियाँ लेट होती हैं, फैमिली स्ट्रक्चर नहीं बने हुए, फैमिली स्ट्रक्चर वीक हो गए। पहले लोग कंबाइन फैमिलीज में रहते थे, एक दूसरे का ख्याल होता था। अब सब हर घर में जितने लोग हैं उतने कमरे बना दिए, हर किसी ने अपने कमरे में टीवी रख लिया, तो वो वहीं पे बिजी रहते हैं, तो उनको एक दूसरे का एहसास नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों की जल्दी शादी हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर जाके ये इतना पोर्शन यहाँ से कट करें और घर जाके अपने पेरेंट्स को दिखाते फिरें कि ये देखें हमारे सर ने ये बताया तो आप भी इस पे सोचें। तो भाई ये चीज़ अगर आपने करना है तो उनको व्हाट्सएप कीजिएगा, पास जाके नहीं कि फिर ना कीजिएगा सर ने जूते पड़वा दिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव एरिया में जो 5 फंडामेंटल था वो था प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, अब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस अगर इंसान के अंदर देखनी है ना, तो आपके घर में अगर कोई छोटा बहन भाई है जिसको भी बोलना भी नहीं आता, या चलें आप कह लें कि अभी वो अंडर 5 ईयर, कोई भी आप बच्चा देख लें, कोई आपका बहन भाई हो, भतीजा भांजा हो, तो आप कभी नोट कीजिएगा। ठीक है, आप उसके घर में उसके कमरे में जाके कोई काम करेंगे ना तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। तो उसके मतलब उसके वालदा की जूती यूज करें, वालद की जूती यूज करें, या उसका कोई टॉय उठा लें कि ये मेरा है, तो कभी भी इस बात पे एग्री नहीं होगा। तो देखिए अभी वो 5 ईयर का चाइल्ड है, लेकिन उसको ये पता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी की जो एहसास है ना, वो इस्लाम वो हर इंसानियत के अंदर, हर किस्म के लोगों के अंदर वो पाया जाता है। तो उस चीज को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जब आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, स्टेट प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो फिर लड़ाई फसाद होगा। तो हमारे यहाँ चले जाए देहातों में जमीनों के पीछे कत्ल हो जाते हैं, पूरे पूरे खानदान के मर्डर हो जाते हैं। तो वो कहता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी।
A protection of property means that the wealth should not go from the hand of its owner without a fair compensation. हाँ, अगर आपने ट्रेड करनी है तो किसी कंपनसेशन के थ्रू करें, और फेयर कंपनसेशन से मुराद है जो मार्केट में रेट चल रहे हैं उसके ऊपर करें। इसके बाद अलावा क्या कहता है, मेयर टेक द शेरिया टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, उसमें वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ द थेफ्ट एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ द मिस अप्रोप्रिएशन। मिस अप्रोप्रिएशन से मतलब क्या, मिस गाइड करके कोई चीज़, मसलन मैं अपना मोबाइल सेल आउट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मोबाइल की बैटरी डेड है, ये काम नहीं करती, ठीक है, तो मैं उसको लेकिन फुल करके ले जाता हूँ। ज़ाहिर है जिसने परचेज करना है वो उतनी जल्दी तो नहीं उसको देख सकेगा मोबाइल की बैटरी कितनी देर चलती है, ठीक है, लेकिन मैं उसको जो वो पूछता है भाई इसके अंदर कोई इशू, मैंने कहा नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो हालांकि मुझे पता था ये इशू, तो इसका मतलब मैंने मिस अप्रोप्रिएट मिस इन्फॉर्मेशन दे के उसको मिस गाइडेड करके वो अपने प्रोडक्ट सेल आउट किया, तो वो भी प्रोटेक्शन ऑफ थेफ्ट में आता है, वो भी इसी में आएगा मिस अप्रोप्रिएशन में। मिस यूज एंड मिस मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक वेल्थ। प्राइवेट और पब्लिक वेल्थ से जिस तरह आजकल हम देखेंगे तो उन पे केसेस चल रहे होते हैं, तो केसेस यही चल रहे होते हैं कि जी इन्होंने सड़क बनानी थी तो अपने घरों की तरफ सड़क बनवा दी, तो इन्होंने लाइट करवानी थी तो अपने गांव की तरफ लाइट करवा दी, तो ये मिस यूज है। आपको गाड़ी मिली या ऑफिस यूज के लिए, आप उसको पर्सनल यूज में लेके आ रहे हैं, तो ये प्राइवेट पब्लिक जो वेल्थ है उसको आप मिस यूज कर रहे हैं, तो वो भी आप प्रोटेक्शन ऑफ थेफ्ट में आता है, प्रॉपर्टी में आता है। और फेयर मैनर ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द वेल्थ, के जायज़ तरीके के साथ आप वेल्थ को जो है मैनेज करें। तो ये सारी चीज़ें, ये 5 फंडामेंटल थे जिनको केयर करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये असेंशियल थे। असेंशियल के बाद हमने कहा था सेकंड आता है नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ में वही 3 चीज़ें आती हैं मोस्टली जो प्योर पार्टी का नारा है, रोटी कपड़ा मकान। तो नेसेसिटीज़ का मतलब है अच्छा, अब नेसेसिटीज़ अगर पूरी नहीं हो रही होंगी, अगर एज अ होल सोसाइटी की पूरी नहीं हो रही होंगी तो पूरी सोसाइटी को मसला होगा, किसी इंडिविजुअल की पूरी नहीं हो रही होंगी तो सिर्फ उस इंडिविजुअल को प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से पूरी सोसाइटी पे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो नेसेसिटीज़ वो हम कह सकते हैं कि ये वो ज़रूरियात हैं, अगर पूरी ना होंगे तो लाइफ हार्डशिप हो जाएगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, लेकिन कोई मर नहीं जाता इसकी वजह से। तो इसमें कहता है इट रेफर्स टू द इंटरेस्ट हुज नेग्लेक्ट लीड टू द हार्डशिप। देखो वो कहता है हार्डशिप हो जाएगी बट नॉट टू टोटल डिसरप्शन और ऑफ नॉर्मल लाइफ, कि टोटल लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लाइफ चलती जाएगी बट आपकी लाइफ के अंदर हार्डशिप आ जाएगी। मसलन घर नहीं होगा, आप किराए पे रहेंगे, किराया देना मुश्किल हो जाएगा, तो उससे लाइफ तो नहीं खत्म हो जाती। आपके पास ज्यादा पैसे नहीं, आप छोटा घर किराए पे ले लें, आपके पास पैसे कम है, 2 की जगह 1 सूट बना लें आप, ठीक है। कहता है टू स्प्रेड रिलीजन प्रॉपर bringing and education for the spiritual and intellectual development and adequate uh, nutrition, clothing and medical facilities are including in the category of necessities। और उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है एम्बेलिशमेंट। एम्बेलिशमेंट को हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं अयाशियात, इसको अगर उर्दू में तर्जमा करें तो अयाशियात। अयाशियात क्या होता है, स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसको हम एम्बेलिशमेंट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पर पहले पढ़ लेते, कहते हैं दिस कैटेगरी रेफर टू एनी मेजर्स और इंटरेस्ट द रियलाइजेशन ऑफ विच लीड्स टू इम्प्रूवमेंट, ब्यूटिफिकेशन एंड perfection in the behavior of the individual. It includes all measures that facilitate that acquisition of moral qualities that give an individual a balanced personality, excellent manners and a refined character. अब अपग्रेडेशन के लिए हम एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर वो देखेंगे इंग्लिश रेफर टू ऑल मेजर दैट इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन। अब लिविंग कंडीशन क्या है, देखें जब हम स्कूल पढ़ते थे तो टाटों पे बैठते थे, टाट मीन वो जो जमीन पे चादर बिछा के बैठते हैं, फिर उसके बाद चेयर्स आ गई, टेबल आ गए, और अब देखें अब जिस भी स्कूल में चले जाएं वहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, तो ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब एसी नहीं होगा तो क्या होगा, एसी नहीं होगा तो क्लास तो फिर भी हो सकती है, पढ़ा फिर भी जा सकता है, लेकिन एसी लगा होगा तो आप इजीली बैठ के ये काम कर सकते हैं। इसी तरह जीटी रोड से पहले भी लाहौर से इस्लामाबाद लोग जीटी रोड से जाते थे, टाइम ज़्यादा लगता था, नो प्रॉब्लम, ब्रेकें लगती थी, लेकिन हो जाता था। मोटरवे से क्या बना, आपकी लाइफ इजी हो गई, ठीक है। इसी तरह आप मेट्रो की एग्जांपल ले लें, तो ये जितनी भी चीज़ें फैसिलिटेट करते हैं। पहले लैंडलाइन होते थे, उससे भी गुजारा हो रहा था, रास्ते भी होते थे, सब कुछ, उसको लाइफ को ईजी करने के लिए मोबाइल दे दिया, मोबाइल के अंदर कैमरा दे दिया, वो घड़ी दे,
तो ये क्या है, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के सारी चीज़ें। कहता है उसके बाद कहता है सोशल ऑर्डर ऑफ द कम्युनिटी सच एज द वेलफेयर पॉलिसीज है, कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन है, द प्रोविजन ऑफ द एक्सेसिबल अफोर्डेबल और फ्री हेल्थ केयर है। तो ये सारी एम्बेलिशमेंट में आती है। मैं सिंपल वर्ड में ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने दाल रोटी का जो है ना वादा किया हुआ है, बाकी जो है ना ये आपको अपनी एफर्ट से करना है, एज अ इंडिविजुअल और एज अ होल सोसाइटी अपने लिए खुद जनरेट करनी है ये अपॉर्चुनिटी। तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्टिव एरिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।